हेलो एवरीवन। हम लोग क्वेश्चन पेपर कर रहे थे, तो उसमें भी 5-6 क्वेश्चन और बाकी हैं। बाकी हम लोगों ने कर लिए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अल्टरनेटिंग करंट का। अल्टरनेटिंग करंट एट एनी इंस्टेंट इज गिवन बाय दिस एम्पियर द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट इज। तो न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप है, इसके आरएमएस वैल्यू पूछी गई है। करंट का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, I इज इक्वल्स टू 6 प्लस रूट 56 साइन 100 बाई टी प्लस π/3। ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है। तो इस टाइप का एक जनरल एक्सप्रेशन मैं लिख रहा हूँ, I इज इक्वल्स टू ए प्लस बी साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 5। इस तरीके का कभी भी एक्सप्रेशन हो, चाहे वोल्टेज का चाहे करंट का, तो उसका हम आरएमएस वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसका हम प्रूफ करते हैं। और प्रूफ करने के बाद इसका जो फार्मूला आता है आई आर एम एस का, वो याद रखिए आप। इस तरीके के क्वेश्चन आते ही रहते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है 6, तो ये 36 हो गया, प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 56/2। तो ये आपका हो जाएगा 36 प्लस 28, 8 6 14, 2 3 5 6, ये आ जाएगा आपका 8 एम्पियर। तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 वायर्स each having resistance as 2 ohm are joined to form a cube. A battery of 6 volt EMF is joined across point A and C. The voltage difference between E and F is. Okay, मतलब हमारे पास 12 रेसिस्टेंसेस हैं, उनको जोड़ दिया गया है, क्यूब बना दिया गया है, और टॉप वाले सरफेस पे उसके डायगोनल के अक्रॉस 6 वोल्ट की बैटरी लगा दी गई है, और सभी रेसिस्टेंसेस 2 ओम है। ई एफ के बीच पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया है। तो इसका फिगर ऐसा है, 12 वायर्स हैं, तो ये 12 वायर्स हैं, सभी का अपना रेसिस्टेंस है। इनसे क्यूब बना दिया गया, ये क्यूब है, इन सभी का 2 ओम रेसिस्टेंस है, इसका 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 सभी वायर्स का 2 ओम। और ये ऊपर वाले फेस के डायगोनल ये है, इस पर एक 6 वोल्ट की बैटरी अप्लाई कर दी गई है, और इसको बोला गया है ए बी सी डी ई एफ जी एच। ये दो जो पॉइंट हैं ई और एफ, इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया है। तो इसके लिए हम कैसे करेंगे, ये सिमेट्री के प्रॉब्लम्स हैं, और ये सर्किट के क्वेश्चंस ऐसे आते ही रहते हैं। तो इसमें 2 टाइप की सिमेट्री हम देख सकते हैं। एक तो हम इनपुट आउटपुट सिमेट्री की बात करेंगे, और एक नॉर्मल सिमेट्री भी हम बात कर सकते हैं। देखिए क्या सिमेट्री है। अगर मैं इस पूरे क्यूब को इस डायगोनल के अक्रॉस किसी प्लेन से काट दूं, कौन सा डायगोनल, ये डायगोनल, दिस इज द डायगोनल, ये नीचे वाले का डायगोनल, तो बिल्कुल सेम शेप के आधा आधा क्यूब आगे और पीछे हो जाएगा। तो बिल्कुल इस डायगोनल के अबाउट, इस प्लेन के अबाउट पूरा फिगर, पूरा नेटवर्क, सर्किट नेटवर्क सिमेट्रिक है। तो ऐसी सिमेट्री कभी अगर है, तो जैसे वोल्टेजेस करेंट्स इस साइड में होंगे, वैसे ही पीछे साइड में होंगे हर एक पॉइंट का, मतलब एक मिरर इमेज बनेगी। भाई इधर अगर मान लेते हैं यहाँ पर वोल्टेज कुछ है, तो इधर भी वही होगा। उधर क्या बिगाड़ा उसने, क्योंकि जब सिमेट्रिक है बिल्कुल नेटवर्क इस प्लेन के अबाउट, ठीक है, पूरा शेप ही सेम बन जा रहा है, तो किसी ने कोई पार्शलिटी की नहीं, किसी के साथ कोई पार्शलिटी करेगा नहीं वोल्टेज।
करंट वोल्टेजेस सेम तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेगा दोनों साइड में। यह है सिमेट्री का मतलब। इनपुट आउटपुट सिमेट्री क्या है? वो ये है, यहां से करंट कुछ गई तो इधर डिवाइड हो गई, इधर डिवाइड हो गई, इधर डिवाइड हो गई। तो अभी हमने बताया पहले सिमेट्री का कि अगर नॉर्मली ऐसे हम कट करें तो मिरर इमेज दिखेगा। तो जो पोटेंशियल यहाँ पे होगा वही पोटेंशियल इस वाले पॉइंट पे होगा, जो पोटेंशियल यहाँ पे होगा वही पोटेंशियल इस वाले पॉइंट पे होगा। बिल्कुल इसके अबाउट ये मिरर इमेज बन रहे हैं, इसके अबाउट ये मिरर इमेज बन रहे हैं, इस वाली लाइन के अबाउट। तो अगर ये पोटेंशियल सेम है और अगर टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल के पोटेंशियल को 0 कह दिया जाए, 0 वोल्ट, तो ये वाला 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना वोल्टेज है? 6 वोल्ट। जो पोटेंशियल यहाँ है वही पोटेंशियल यहाँ होगा, डी पॉइंट पे, वी और वी। तो 6 माइनस वी पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ है और 6 माइनस वी पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ है, और दोनों के रेसिस्टेंसेस भी सेम है। पोटेंशियल डिफरेंस सेम, रेसिस्टेंसेस सेम, तो करंट भी सेम जाएगी। इसका मतलब है अगर करंट I1 इधर जा रही है तो इधर भी I1 ही जाएगी। यह है कहने का मतलब सिमेट्री का। ठीक है, यहां पर पोटेंशियल हमने मान लिया, चलो V है, तो यहां पर भी क्या होगा? V। अगर यहां पे V1 पोटेंशियल है तो यहां पर भी कितना होगा? V1। ठीक है, अब ये जो करंट, मेन करंट ऐसे आ रही थी, ये डिवाइड हो गई, इधर I1 चली गई, इधर I2 चली गई, बाकी इधर चली गई, ये जाके फिर डिवाइड हो गई, इधर मान लेते हैं कुछ I2 चली गई, तो इधर भी I2 ही जाएगी, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम है। अगर ये पोटेंशियल कुछ होगा तो दिस माइनस दिस, अगर ये पोटेंशियल हम मान लें V2 है या V3 है, तो V3 माइनस V1, V3 माइनस V1, रेसिस्टेंस भी सेम, तो करंट भी सेम जाएगी। तो ये करंट कितनी है? I2, और ये करंट कितनी है? I2। ये आ रही थी जो करंट, इसको मैंने मान लिया I3। तो ये जो मेन करंट I आ रही थी वो डिवाइड हो गई I1 एंड I3। I3 फर्दर डिवाइड हो गई I2 एंड I2 में। सिमेट्री से हमने बताया जितनी करंट इधर उतनी करंट था। इनपुट आउटपुट सिमेट्री क्या है? ये करंट 3 पार्ट्स में डिवाइड हुई और आगे डिस्ट्रीब्यूट होती चली गई। सिमिलरली यहाँ पर जब ये करंट, देखिए ये करंट बैटरी I दे रही है, तो वापस इसके पास करंट आनी कितनी है? I ही आनी है इधर से। तो यहाँ पर जो तीनों करंट्स, ये वाली और ये वाली मिलेंगी, बिल्कुल सिमेट्रिक होंगी जैसे इधर है। इधर I1 है तो यहाँ पर भी क्या होगी? I1 और I1। ये I3 है तो ये भी क्या होगी? I3। तो जितनी यहाँ इनपुट करंट हुई तीनों, उतना ही यहाँ पर आउटपुट होगी। ये सर्किट के अंदर इन करी, ये सर्किट से बाहर निकली। ये पूरा नेटवर्क है, सर्किट नेटवर्क। ठीक है, तो ये इनपुट आउटपुट सिमेट्री हो गई। तो इधर भी I1 और I3 मिलकर के फिर I बना देंगी, क्योंकि I किसमें ब्रेक हुई? I1 और I3 में। तो ये तीनों मिलकर के फिर I बना देंगे। तो इधर जो मिलेंगी आकर के जुड़ेंगी, जो I बनाएंगी फिर से, वो भी बिल्कुल सिमेट्रिक होनी चाहिए। तो ये हो गई कहानी। तो इसको देख करके आप देख सकते हैं कि I1 करंट अगर ये ऐसे जा रही है और इधर भी I1 ही चली गई, पूरी ये करंट इधर चली गई, तो इधर तो कुछ नहीं गई। इसका मतलब इसमें करंट 0 है। और अगर इसमें करंट 0 है तो ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल सेम होगा। इसका मतलब है जो V होगा वही V1 होगा, जो V होगा वही V1 होगा, क्योंकि I1 करंट इधर गई ही नहीं, टोटल इधर चली गई। बाई सिमेट्री हमने देख ली। सिमिलरली अगर आप यहां देखें तो ये I2 करंट यहां है, तो यहां पर भी कितनी होगी? जैसे यहां पर हमने किया था, ये I2 होगी और ये भी I2 होगी बाई सिमेट्री। तो ये I2 जो करंट थी वो सीधे इधर चली गई। ठीक है, इधर कहीं कुछ गई नहीं, तो ये करंट 0 है, यहां से भी देख सकते हैं। सिमिलरली यहां देखिए, ये I1 करंट ऐसे गई और इधर चली गई, इधर कुछ नहीं गई, तो इधर भी करंट 0।
इसका मतलब जो पोटेंशियल यहाँ होगा वही पोटेंशियल यहाँ होगा। तो ये V और V1 इक्वल होगा, ये भी V और V1 इक्वल हो गए। ठीक है, तो इन ब्रांचेज को हम हटा सकते हैं, BE और DG को, इनमें कोई करंट नहीं जा रही। यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल सेम है, यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल सेम। तो इसको अगर हम हटा दें तो देखिए ये कुछ ऐसा फिगर आ जाएगा। V और V1 इक्वल होंगे, जो वोल्टेज यहाँ दोनों पॉइंट पे है वही यहाँ दोनों पॉइंट पे होगा बाई सिमेट्री। तो हमें क्या प्राप्त करना है, हमें प्राप्त करना है कि V1 मतलब E और F के पोटेंशियल का डिफरेंस। तो यहाँ पर पोटेंशियल हम मान लेते हैं, F पर क्या है, V2 है, तो हमें V1 माइनस V2 निकालना है। तो देखिए यहाँ से ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये टोटल कितना हो गया 4 ओम, और इसमें करंट कितनी जा रही है I1। तो I1 हम निकाल सकते हैं, I1 कितना हो जाएगा 6 माइनस 0, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 4, यह आ जाएगी 3/2 ओम, 3/2 एम्पियर। अब अगर हमें V निकालना है तो यहाँ ओम सा लगा दें इस वाले ब्रांच में, V माइनस 0 ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो ये हो जाएगा V इज इक्वल टू I इंटू आर। तो I1 करंट हो गई कितनी 3/2, और इतने का रेजिस्टेंस कितना है 2, तो ये हो गया 3 वोल्ट। इसका मतलब V 3 वोल्ट है, ये भी 3 वोल्ट है, और V और V1 क्या थे सिमेट्री से, जो हमने ब्रांच हटा दी ये इक्वल थे, तो यहाँ भी कितना आ गया 3 वोल्ट। तो V1 पता चल गया। अब इसको देखते हैं V2। तो यहाँ से देखिए आप, यहाँ से ये इस जंक्शन पे अगर मैं करंट रूल लगा दूं तो यहाँ से ये करंट जो जा रही है I2 वो कितनी होगी 3 माइनस V2, 3 माइनस V2 अपॉन इसका रेजिस्टेंस 2, पोटेंशियल डिफरेंस 3 माइनस V2 अपॉन इसका रेजिस्टेंस, ये करंट I2 मिल गई, और एक इधर से आ रही है उतनी ही। ठीक है, ये V1 है, ये भी 3 वोल्ट होगा, तो ये दोनों तो सेम है I2, तो इसका मतलब दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू दिस, तो इसका डबल हो जाएगा। ठीक है, इधर से भी उतनी आ रही, इधर से भी उतनी, इसको डबल कर दिया, और ये दोनों मिलकर के I3 बना रही हैं। और I3 करंट कैसे लिखेंगे, V2 माइनस 0 अपॉन 2, इस ब्रांच का भी रेजिस्टेंस 2, तो इसका मतलब हो गया V2 माइनस 0 अपॉन 2। तो यहाँ से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा 6 माइनस 2V2 इज इक्वल्स टू V2। तो यहाँ से 3V2 इज इक्वल्स टू 6, तो V2 की वैल्यू आ गई 2 वोल्ट। तो ये आ गया 2 वोल्ट, और हमें चाहिए क्या E और F के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, दैट मीन्स V1 माइनस V2 चाहिए, और V1 कितना निकल चुका था 3 वोल्ट, तो 3 माइनस 2 दैट मीन्स 1 वोल्ट। तो बाई सिमेट्री हमने इलेबोरेट करके इसको बताया। ऐसे सिमेट्री वाले क्वेश्चंस आते हैं पेपर में अक्सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये सरफेस टेंशन का क्वेश्चन है। ए सॉप बबल इज ब्लोन, सॉप बबल को इंक्रीज कराया जा रहा है, उसका साइज ब्लोन, उसमें हवा फ्लो की जा रही है स्मूथली। ठीक है, ब्लोन टू ए डायमीटर ऑफ 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 36960 अर्ग ऑफ वर्क इज डन, CGS यूनिट में दिया हुआ है, जूल में न दे करके अर्ग में दे दिया गया, मतलब उसको 7 सेंटीमीटर तक ब्लो किया गया सॉप बबल को, तो इतना वर्क करना पड़ा। डन इन ब्लोइंग इट फर्दर, अच्छा पहले साइज उसका है 7 सेंटीमीटर डायमीटर है,
किसका, सॉफ्ट बबल का। फिर उसको ब्लो किया गया और किसी तरीके से, और उसका साइज बढ़ा दिया गया, और उस साइज को बढ़ाने में वर्क डन जो हुआ वो 36960 अर्ग हुआ। आगे बात कर रहा है, इफ सरफेस टेंशन ऑफ सॉफ्ट बबल सॉफ्ट सॉल्यूशन इज 40 डाइन्स पर सेंटीमीटर, ये भी सीजीएस में दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं, सीजीएस में ये सब यूज कर लेंगे हम लोग। देन द न्यू रेडियस इज, और पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है, तो नई रेडियस क्या होगी। ओके, तो इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है। इन्होंने कहा है कि ये एक सॉफ्ट बबल है और इनिशियली इसका जो डायमीटर है वो 7 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 7/2 सेंटीमीटर, ये है रेडियस इनिशियली। अब इसको थोड़ा साइज इंक्रीज कराया गया, साइज इंक्रीज करा के कुछ रेडियस हो गई इसकी, मान लेते हैं फाइनल रेडियस r हो गई, ठीक है। तो पहले साइज ये था, साइज बढ़ा करके इतना कर दिया गया, तो इसको साइज बढ़ाने में इसका सरफेस एरिया बढ़ा होगा, और सरफेस टेंशन में हम जानते हैं सरफेस एरिया किसी भी फिल्म का, लिक्विड फिल्म का इंक्रीज कराने में जो वर्क करना पड़ता है उसका फार्मूला होता है वर्क डन इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू डेल्टा ए। डेल्टा ए क्या है, इंक्रीज इन एरिया, ठीक है, इंक्रीज इन एरिया। तो जब हम सॉफ्ट बबल को बढ़ाएंगे तो इसका एरिया इंक्रीज करेगा, तो ये कैसे हम निकालेंगे, वर्क डन हमें दिया हुआ है और टी हमें दिया हुआ है सरफेस टेंशन, डेल्टा ए कितना इंक्रीज हुआ एरिया, तो देखिए कैसे निकालेंगे। पहले था 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, बाद में कितना हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, तो बाद वाले से पहले वाले को माइनस कर दें, 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये हुआ इंक्रीमेंट एरिया में। बाद में 4 पाई आर स्क्वायर, पहले 4 पाई स्क्वायर था स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन सॉफ्ट बबल के केस में आपको याद रखना है, इसमें दो फ्री सरफेसेस होती हैं एयर के कांटेक्ट में। लिक्विड फिल्म की जो फ्री सरफेस है वो दो होती हैं, एक बाहर और एक अंदर, जबकि लिक्विड ड्रॉप में एक ही होती है, या लिक्विड के अंदर एयर बबल, उसमें भी एक ही फ्री सरफेस होती है जो एयर के कांटेक्ट में होती है। यहाँ पर दो फ्री सरफेसेस होती हैं, इसलिए जो एरिया में इंक्रीमेंट होगा वो डबल होगा, ट्वाइस कर देते हैं, अंदर से बाहर से 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक अहम पॉइंट है, इसको याद रखना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया जो होगा वो डबल हो जाएगा, जो इंक्रीमेंट एरिया होगा, ठीक है, क्योंकि दो इसमें फ्री सरफेसेस होती हैं। तो इसको हम कर लेंगे टी इंटू 4 पाई कॉमन लेके 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 8 पाई, और आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये डब्ल्यू हो गया। तो यहाँ से आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर जो आएगा वो डब्ल्यू अपॉन 8 पाई टी। अब वैल्यूज रख देते हैं, सारी वैल्यूज सीजीएस यूनिट में है तो वही रख लेंगे हम लोग। 36960 डब्ल्यू की वैल्यू है 36960 अपॉन 8 इंटू पाई की वैल्यू लेनी है 22/7, तो 7 ऊपर चला गया, और सरफेस टेंशन की वैल्यू जो दे रखी है, सरफेस टेंशन कितना है 49 पर सेंटीमीटर, ये 49 पर सेंटीमीटर, ये भी सीजीएस यूनिट में हो गया। अब कैंसिल आउट कर लेते हैं, दिस कैंसिल आउट, इसको 11 से कैंसिल करते हैं हम लोग, 11 2 जा 11 दूनी 22, यहाँ 11 3 33, 3 हुआ और 39 हुआ, 11 3 33, 33 6 66 11 6 66, कैंसिल हो गया। और फिर 4 से कर लेते हैं, 4 दूनी 8, 4 8 32, 4 चक्कू 16, ये कैंसिल हो गया। फिर ये 2 दूना 4, फिर 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 1 4, ये कैंसिल हो गया, तो बचा कितना 21 इंटू 7,
ये 7 बचा और अपॉन ये 4 अभी बचा हुआ है 4। तो ये अपना था आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये 4 बच गया, 7 बच गया और इसको कैंसिल करते करते हमने पहुंचा दिया 21 पे, तो ये 21 हो गया। स्मॉल आर दी हुई है 7/2, तो ये कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 21 इंटू 7/4 प्लस ये उधर जाके प्लस हो गया, इसका स्क्वायर आ जाएगा 49 अपॉन 4। तो डिनोमिनेटर इक्वल है, जोड़ लिया हमने, कितना हो जाएगा ये 7 या 21 और नहीं 7 1 7 7 दूनी 14 दिस प्लस 49 49/4। तो ये हो गया 9 7 16 4 4 8 9 और 1/4, 4 से डिवाइड कर लिया तो 4 चौको 16 और 16 3 4 9 36, ये हो गया 49। कैपिटल आर स्क्वायर 49 है, तो कैपिटल आर की वैल्यू हो गई 7 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज two wavelengths λ1 and λ2 are used in Young's double slit experiment। तो यंग्स डबल स्लिट पे एग्जांपल है, क्वेश्चन है जिसमें दो वेवलेंथ दी हुई है λ1 और λ2। λ1 इज 450 नैनोमीटर और λ2 इज 650 नैनोमीटर, ठीक है। द मिनिमम ऑर्डर ऑफ फ्रिंज प्रोड्यूस्ड बाय λ2 which overlaps with the fringe produced by λ1 is n, then the value of n is। ये पूछा गया, देखो क्या कहना चाह रहे हैं क्वेश्चन। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सभी को पता है, इसमें यहाँ पर एक अपनी स्लिट हो गई, फिर इसके आगे डबल स्लिट और लगा देते हैं अगले वाले स्क्रीन पे, और यहाँ पर एक स्क्रीन रखी होती है, तो यहाँ से ऐसे रेज जाती हैं इस तरीके से और यहाँ पर फ्रिंज पैटर्न बनता है इसके ऊपर। यहाँ पर सेंट्रल फ्रिंज ब्राइट फ्रिंज बनती है और फिर आगे उसी तरीके से हम लोग एनालिसिस करके निकालते थे कि कैसे कैसे बनती है। यहाँ फ्रिंज पैटर्न बनता था आपका ब्राइट डार्क, यहाँ पर ब्राइट फिर डार्क फिर ब्राइट, इस तरीके से डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट, इस तरीके से है। ऐसे नीचे भी ये कुछ होता था, ठीक है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब इसमें कहा इसने कि एक बार सोर्स की जो वेवलेंथ यूज की गई है λ1 वो 450 नैनोमीटर और दूसरी वेवलेंथ यूज की गई है 650 नैनोमीटर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मिनिमम ऑर्डर ऑफ फ्रिंज प्रोड्यूस्ड बाय λ2 वेवलेंथ ने जो फ्रिंज पैटर्न यहाँ बनाया, इंटरफेरेंस पैटर्न जो भी फ्रिंजेस बनाई, उन वो फ्रिंजेस का एक कोई nth ऑर्डर की फ्रिंज है, मिनिमम ऑर्डर n ले लिया उसका, nth ऑर्डर की कोई फ्रिंज है जो इस λ2 द्वारा बनी हुई फ्रिंज से ओवरलैप कर रही है, ये फ्रिंज पैटर्न बनाएगा। दूसरे केस में ये फ्रिंज पैटर्न बनाएगा। तो इसका कौन सा मिनिमम ऑर्डर, मतलब इससे बनी चौथी फ्रिंज या पांचवी फ्रिंज या नवीं फ्रिंज या 12वीं फ्रिंज, कौन सी फ्रिंज जो है इसकी मिनिमम ऑर्डर होनी चाहिए, मिनिमम कौन सी, फिफ्थ सिक्स कौन सी फ्रिंज जो है इसकी वाली फ्रिंज के साथ ओवरलैप कर जाएगी, इसकी किस फ्रिंज के साथ, ठीक है ना। तो इसका कौन सा मिनिमम ऑर्डर इसके साथ ओवरलैप करेगा, इस λ1 की फ्रिंज पैटर्न के साथ, ठीक है, ये है इसकी कहानी। तो इसका मीनिंग मेन क्या है, ओवरलैपिंग के केस में हम पोजीशन निकालते हैं और इक्वेट करा देते हैं, उससे हमारा
एक रिलेशन आ जाता है, उससे हम बता देते हैं कि कौन सी ऑर्डर की फ्रिंज ओवरलैप कर रही होंगी। ठीक है, तो फ्रिंज की डिस्टेंस जो होती है, फ्रिंज पोजीशन जिसको कहते हैं, वो हम लोग ऐसे लिखते हैं एन डी लैम्डा बाई डी। डी क्या है? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस स्लिट्स के, और ये जो डिस्टेंस होती है वो डी होती है। लैम्डा वेवलेंथ होती है जिस जिस वेवलेंथ की लाइट की को यूज किया गया है। ठीक, तो एन डी लैम्डा बाई डी। एन क्या है? ऑर्डर ऑफ द फ्रिंज, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। जीरो ऑर्डर फ्रिंज तो हमेशा ब्राइट बनती है। अब इस क्वेश्चन में उसने ये कोई बात नहीं की कि ब्राइट फ्रिंज ओवरलैप कर रही है या डार्क फ्रिंज। ठीक है, तो हम अंडरस्टूड मान के चलेंगे ब्राइट फ्रिंज, या डार्क फ्रिंज भी करोगे तब भी बात वही आनी है, तो हम डार्क फ्रिंज की पोजीशन रखेंगे। तो यहाँ 2n+1 डी लैम्डा बाई 2d आ जाएगा। दोनों से आंसर वही आना है, कोई दिक्कत नहीं। तो कुछ भी नहीं दिया है तो किसी को भी ले लो आप, चाहे डार्क फ्रिंज की पोजीशन ले लो, चाहे ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन ले लेते हैं। ठीक, तो पहली वाली जब वेवलेंथ यूज की गई दिस लैम्डा 1, तो उसके लिए हम कह देंगे कि ये मान लेते हैं n1 ऑर्डर की होगी, nth ऑर्डर है तो s के लिए n1 यूज कर लिया, इसका वेवलेंथ लैम्डा 1। ये पहली वाली वेवलेंथ के लिए लिख लिया x1। दूसरी वाली वेवलेंथ के लिए x2 लिख लिया, तो उसके लिए मान लेते हैं nth ऑर्डर की। यही पूछी गई है कि लैम्डा 2 के करस्पॉन्डिंग जो ऑर्डर है फ्रिंज का, जब ये वेवलेंथ यूज करते हैं तो कौन सी ऑर्डर की फ्रिंज, जिसको क्वेश्चन में n से डिनोट कर रखा है, स्मॉल n से, इसके साथ ओवरलैप करेगी, इस वाली वेवलेंथ की फ्रिंज के साथ। ठीक है, तो हमने x2 को क्या लिखा? n d लैम्डा 2 बाई डी, बाकी तो चेंज होगा नहीं, ना ये डिस्टेंस ना ये डिस्टेंस। अब ये ओवरलैप कर रही हैं तो इसका मतलब क्या है? x1 और x2 बराबर होने चाहिए। तो जब x1 और x2 बराबर करोगे तो डी डी तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा n1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू n2 लैम्डा 2। तो n1 n2 की जगह क्या है? n है। ठीक है, या इसको n2 भी हम कह सकते हैं, n की वैल्यू जो कि उसमें n जनरेशन यूज कर रखा है तो हमने n यूज कर लिया। n1 कितनी है? 450 लैम्डा, नहीं 450 नहीं, सॉरी, n1 को तो n1 ही लिखना है। लैम्डा 1 इज 450 इज इक्वल्स टू n लैम्डा 2 इज 650। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से और कैंसिल कर दो इसको, 5 नाम 45, 5 एकन 5, 5 3 15। ये तो कहने का मतलब क्या आया? 9n1 इज इक्वल्स टू 13n। अब इस n की मिनिमम वैल्यू बतानी है। अब ये तो आपको अंडरस्टूड है, ये जो n है, n1 n2 जो भी है n, ये तो ऑर्डर ऑफ फ्रिंज होता है, दैट मीन्स एक इंटीजर नंबर होता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ कौन सी। ठीक है, ये इंटीजर होते हैं, तो इसका मतलब n को इंटीजर ही आएगा, लेकिन मिनिमम इंटीजर क्या होगा? मिनिमम इंटीजर की बात ही कर रहा है, तो मिनिमम ये तब बनेगा, देखो n की वैल्यू वहां क्या जाएगी? n इज इक्वल टू 9/13 इंटू n1। अब हमें n बताना है, मिनिमम वैल्यू ऑफ n। तो ये मिनिमम कब होगा? जब n1 मिनिमम हो। और n1 को मिनिमम हम कितना रख सकते हैं ताकि ये एक इंटीजर बने, क्योंकि दोनों ही क्या है? इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो इंटीजर इक्वल्स टू इंटीजर होगा। तो n1 को हम 13 रख सकते हैं, 13 रख दे, कैंसिल आउट हो जाएगा। 13 से नीचे रखोगे तो ये पॉइंट में आएगा, पॉइंट में वैल्यू अलाउड है नहीं क्योंकि इंटीजर होना चाहिए। तो जब n1 को हम 13 रखेंगे तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9। तो लैम्डा 2 के करस्पॉन्डिंग कौन सी ऑर्डर की फ्रिंज होगी? 9th ऑर्डर की होगी, यही आंसर हो गया। इसके आगे भी वैल्यू n1 की रख सकते हो, 26 रख दो तो ये 18 आ जाएगा, तो 18 वाली फिर ओवरलैप करेगी। इसको हम तो इसका मल्टीपल कुछ भी रख सकते हैं, 39 रख दीजिए तो ये 27 आ जाएगा। बट मिनिमम वाली पूछी गई है तो इसलिए n1 की मिनिमम वैल्यू
ऐसी पुट करिए जिससे ये मिनिमम इंटीजर बने, तो वो 13 ही होगा। ठीक है, तो n1 की मिनिमम इंटीजर वैल्यू क्या है 13, जो n को इंटीजर बना रहा है, और वो कितना है 9। ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज an elastic spring under tension of 3 न्यूटन। एक स्प्रिंग है जिसपे 3 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है, हैज ए लेंथ a, ओके, स्मॉल a, इट्स लेंथ इज b अंडर टेंशन 2 न्यूटन। जब 2 न्यूटन लगा तब उसका लेंथ कितना था b, स्मॉल b, फॉर इट्स लेंथ 3a माइनस 2b। अगर उसकी लेंथ 3a माइनस 2b हो जाए तो बताइए उस पर कितना टेंशन काम कर रहा होगा। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारे पास ये है, एक हमारे पास स्प्रिंग है, ऐसे हमने बना लिया, कैसे भी बना लिया। इस पे जब 3 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं तो उस समय इसकी लेंथ कितनी होती है a। ऐसे खींचा, 3 न्यूटन का फोर्स लगाया और ये कुछ इलांगेट होकर कुछ लेंथ हो गई इसकी, तो उस समय लेंथ कितनी है a। जब इस पे हमने 2 न्यूटन का फोर्स लगा के खींचा तो इसकी लेंथ बढ़कर के हो गई कितनी, ये 2 न्यूटन का लगाया जाए 2 न्यूटन, तो इसकी लेंथ बढ़कर के हो गई b। मतलब 3 न्यूटन का फोर्स जब काम कर रहा था तो लेंथ a थी, जब 2 न्यूटन का फोर्स काम कर रहा था तो लेंथ b थी। अब इसने कहा है कि अगर इस स्प्रिंग की लेंथ 3a माइनस 2b है किसी भी टाइम पे, 3a माइनस 2b लेंथ जब होगी तो उस समय हमने कितना फोर्स लगा रखा होगा, ये कहानी है। 3 न्यूटन लगाने से लेंथ कितनी हो गई a, 2 न्यूटन लगाने से b हो गई। तो अगर इतनी लेंथ है इसकी, कुछ फोर्स लगाया और इसकी लेंथ कितनी हो गई इतनी, तो वो कुछ फोर्स कितना है ये पूछा गया। ठीक है, तो इसके लिए हमें हुस्ला लगाना पड़ेगा, और हुस्ला हम लोग जानते हैं कि जो फोर्स होता है वो फोर्स कांस्टेंट इनटू इंक्रीमेंट इन लेंथ। तो इसके जो नेचुरल लेंथ है स्प्रिंग की वो हम पहले से कुछ लेट कर लेंगे। मान लेते हैं ये स्प्रिंग, इसकी इतनी लेंथ है नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ का मतलब क्या है, जब उस पर कोई फोर्स नहीं लगा है तो इसकी कुछ लेंथ होगी एल लेंथ होगी, कोई फोर्स नहीं लगा है तो लेंथ एल है। जब फोर्स लगाओगे तो स्प्रिंग भी फोर्स लगाएगी, जब फोर्स लगाओगे और इसको कुछ आगे इलोंगेट कर दोगे, इसको स्ट्रेच कर दोगे, खींच दोगे, कुछ लेंथ इसकी बढ़ जाएगी। तो जितना लेंथ बढ़ेगी इनटू स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट, इतना फोर्स काम करता है। तो स्प्रिंग फोर्स का हम जानते हैं क्या होता है, F इज इक्वल्स टू के एक्स। मैग्नीट्यूड की बात करेंगे वैसे माइनस होता है, माइनस क्या होता है, जिस तरफ फोर्स लगा रहे हो उसके अपोजिट में लगता है। स्प्रिंग को तुम खींच रहे हो, स्प्रिंग अपनी तरफ खींचती है अपनी तरफ कितने फोर्स से, के एक्स फोर्स से। के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है। एक्स क्या है, एक्स है इंक्रीमेंट इन लेंथ, कितनी लेंथ उसकी बढ़ गई ओरिजिनल लेंथ से, उसको मल्टीप्लाई कर दिया के साथ। के इज स्प्रिंग कांस्टेंट, हर स्प्रिंग का ये एक कांस्टेंट होता है, वो फिक्स रहता है। तो ये इतना फोर्स स्प्रिंग लगाएगी। तो पहली कंडीशन में अगर फाइनल लेंथ ए है और हमने लेंथ कितनी मान रखी है एल, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, एफ को लिख सकते हैं 3 न्यूटन इज इक्वल्स टू, ओरिजिनल लेंथ क्या थी एल, 3 न्यूटन का फोर्स लगाया, लेंथ बढ़कर के कितनी हो गई ए। ठीक है, तो इंक्रीमेंट इन लेंथ कितना हुआ ए माइनस एल। फाइनल लेंथ ए है, इनिशियल हमने क्या मान ली, पहले एल रही होगी, 3 न्यूटन फोर्स लगाया तो उसकी लेंथ हो गई ए। तो जिस समय लेंथ ए है उस समय कितना फोर्स काम कर रहा है 3 न्यूटन, तो इंक्रीमेंट कितना हुआ फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। सिमिलरली इसके लिए बना सकते हैं 2 इज इक्वल्स टू
हाँ k टाइम्स, ये इंक्रीमेंट लेंथ में, ये भी k टाइम्स। अब इंक्रीमेंट लेंथ क्या होगा, b माइनस एल। ठीक है, तो f इज इक्वल टू के एक्स। एक्स क्या है, इंक्रीमेंट इन लेंथ। पहले केस में इंक्रीमेंट लेंथ में क्या है, a माइनस एल, दूसरे में b माइनस एल। तो ये दो इक्वेशन यहां से हो गई। अब ये कह रहा है जिस समय इसकी लेंथ बढ़ा करके हम कितनी कर दें, इतनी, उस समय कितना फोर्स लगाना पड़ेगा इतना लेंथ बढ़ाने के लिए। ठीक है, इतने लेंथ बढ़ करके हो गई तो फोर्स कितना काम कर रहा होगा। तो ये फाइनल लेंथ दी हुई है, तो इसमें फोर्स कैसा लिखोगे, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, दैट मीन्स k इंटू इंक्रीमेंट इन लेंथ 3a माइनस 2b माइनस एल, ये काम करेगा। ठीक है, अब यहां से हम ये दो इक्वेशन का यूज करके इसको सॉल्व कर लेंगे। 3a माइनस 2b माइनस एल, ये इंक्रीमेंट लेंथ हो गया, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ इनटू स्प्रिंग कांस्टेंट। तो इसको हम कैसे सॉल्व करें, इसको यूटिलाइज कैसे करें, तो a माइनस एल b माइनस एल के टर्म में इसको लिखने की कोशिश करते हैं। तो इसमें हमने क्या किया, 3a माइनस 2b माइनस एल, यहाँ 3a है और यहाँ पर हमने क्या किया, 3l प्लस कर दिया और 3l माइनस कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो जीरो ही रहेगा। अब इस 3l और इस 3a में 3 कॉमन ले लिया, ये 3l ये l मिलकर के माइनस 2l हो गया, माइनस 2l हो गया, और ये माइनस 2b, उसमें 2 कॉमन मिल गया। तो ये कहानी ऐसे बन जाएगी, k टाइम्स 3 कॉमन लिया इसमें और इसमें, तो a माइनस एल बन गया। ठीक है, यहाँ पर माइनस ये 2l बन जाएगा प्लस का, और ये बन जाएगा माइनस 2b। तो माइनस 2 हमने कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, b माइनस एल। ये आप तोड़ के देख लीजिए, माइनस 2b आएगा प्लस 2l आ जाएगा, और इसका समेशन प्लस 2l था भी। तो सारे टर्म्स हमने कंबाइन कर लिए। अब सीधा वैल्यू रखते हैं हम लोग, 3a माइनस एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, a माइनस एल की वैल्यू आ जाएगी 3/k। तो इसको लिख लिया 3/k माइनस 2 इंटू b माइनस एल की वैल्यू 2/k, 2/k। k जब मल्टीप्लाई करोगे अंदर तो ये k क्या कर देगा, सबको कैंसिल, 9 माइनस 4 दैट मीन्स 5 न्यूटन। ये 5 न्यूटन का फोर्स काम करेगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये तो वेक्टर चैप्टर से है, पहले इस चैप्टर से, पहले दूसरे चैप्टर से कह रहा है दो फोर्सेस हैं F1 और F2 आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी, वन फोर्स हैज मैग्नीट्यूड थ्राइस दैट ऑफ द अदर and the resultant of the two forces is equal to the force of larger magnitude, then angle between F1 and F2 is cos inverse 1/n, then the value of mod n पूछिए। ये तो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है, दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट का फार्मूला लगाना है। इन्होंने पूरी क्वेश्चन में हमसे ये कहा है कि एक F1 फोर्स है और एक F2 फोर्स है। एक फोर्स जो है वो दूसरे का 3 टाइम है, तो अगर F1 इज इक्वल्स टू F है तो F2 इज इक्वल्स टू 3F कह सकते हैं। ये है, एक दूसरे का 3 टाइम्स है, और इन दोनों F1 F2 का जो रिजल्टेंट है R, वो हम ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा। और क्वेश्चन में इस रिजल्टेंट की वैल्यू भी दे रखी है, मेरा इस जो रिजल्टेंट है वो बड़े वाले के बराबर है, लार्जर मैग्नीट्यूड के बराबर, मतलब ये भी कितना है 3F। तो यहाँ पर इसको हम लिख देंगे 3F।
इज इक्वल टू अंडर रूट सॉल्व कर ले, या बोथ साइड क्या कर दें हम लोग, स्क्वायर कर दें। आर की वैल्यू है 3f, स्क्वायर किया तो 9f स्क्वायर हो गया, यहाँ रूट हट गया, f1 स्क्वायर क्या आ जाएगा, एफ स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर आ जाएगा 9f स्क्वायर प्लस 2, f1 की वैल्यू f, f2 की वैल्यू 3f cos थीटा, ये आ जाएगा 9f स्क्वायर कैंसिल, और इसको इधर ले आते हैं, माइनस एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6f स्क्वायर कॉस थीटा, तो यहाँ से कॉस थीटा कितनी वैल्यू आ जाएगी, एफ स्क्वायर कैंसिल, -1/6, तो थीटा इज इक्वल्स टू बन जाएगा कॉस इनवर्स 1/-6, ऐसे लिख सकते हैं 1/-6, और क्वेश्चन में दे रखा है कि थीटा की वैल्यू क्या है, कॉस इनवर्स 1/n, और पूछी है मॉड n की वैल्यू, तो इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो n की वैल्यू क्या है, -6, n हो गया -6, और मॉड n की वैल्यू पूछा है तो मॉड लगा देंगे, तो मॉड n कितना हो जाएगा 6, ये उसका आंसर हो गया। नेक्स्ट इज light is gone, ओके, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, कहाँ चला गया, एक मिनट, हाँ, ए सॉलिड स्फीयर एंड ए हॉलो सिलेंडर, ये डायनामिक्स है, रोटेशन डायनामिक्स का, एक सॉलिड स्फीयर है, एक हॉलो सिलेंडर है, रोल अप विदाउट स्लिपिंग ऑन सेम इंक्लाइंड प्लेन with same initial speed v, the sphere and cylinder reaches up to maximum height h1 and h2 respectively above the initial level, ठीक है, the ratio h1/h2 दिया हुआ है n/10, then the value of n is, ओके, तो कहानी किसमें क्या बताया है इसमें कि एक सॉलिड स्फीयर है और एक है हॉलो सिलेंडर, और ये है इंक्लाइन प्लेन, इसका एंगल कुछ होगा थीटा, एक सॉलिड स्फीयर, इसके ऊपर v वेलोसिटी से ऐसे प्रोजेक्ट किया गया, ठीक है, ये सॉलिड स्फीयर v वेलोसिटी से इसको इधर को पुश कर दिया गया, प्रोजेक्ट कर दिया गया, और एक बार हॉलो सिलेंडर को, ठीक है, उतनी ही वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट कर दिया गया, तो दो बॉडीज हैं, इंक्लाइन प्लेन सेम है, एक बॉडी है सॉलिड स्फीयर, ठीक है, सॉलिड स्फीयर है एक स्फीयर, और एक है हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, ठीक है, उसको भी ऐसे लुढ़का दिया गया, v स्पीड से दोनों को ही प्रोजेक्ट किया गया है, तो एक कुछ h1 हाइट तक जाता है, सॉलिड स्फीयर को उन्होंने कहा कि मैक्सिमम h1 हाइट तक, यहां तक कहीं तक ऐसे चढ़ गया, और जो सॉलिड हॉलो सिलेंडर है वो किसी h2 हाइट तक चढ़ जाता है, कौन ज़्यादा जाएगा कौन कम जाएगा वो बात की बात है, वैसे मान लेते हैं, तो एक हाइट h1 तक चला गया, एक हाइट h2 तक चला गया, और ये चलते चलते इसकी स्पीड तो धीमी होती जाएगी, और यहाँ पर जा करके स्पीड वेलोसिटी जो है इसकी 0 हो जाएगी, इसे इसके आगे नहीं जाएगा, तो मैक्सिमम हाइट कितनी चढ़ गया h1, ऐसे ही दूसरा मैक्सिमम हाइट कितनी चढ़ गया h2, यहाँ पर जाके वेलोसिटी 0 हो जा रही, फिर वापस आएगा, ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर जो भी काइनेटिक एनर्जी इसको दी गई 12mv², वो टोटल काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल एनर्जी में,
ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर और कोई फोर्स काम नहीं कर रहे हैं, कुछ भी क्वेश्चन में नहीं है, तो हम लगा सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। केवल कंजर्वेटिव फोर्स जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके अंडर में ये चल रहा है, ठीक है। या वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जब आगे की तरफ, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन कोई वर्क करेगा नहीं अगर प्योर रोलिंग है, प्योर रोलिंग है क्वेश्चन में लिखा हुआ, प्योर रोलिंग करते हुए जा रहे हैं तो फ्रिक्शन भी कोई वर्क नहीं करेगा। नॉर्मल रिएक्शन तो नॉर्मली लगता है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है 90 डिग्री बनेगा तो वो भी कोई वर्क नहीं करेगा। ओनली वर्क करेंगे कौन? ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज द कंजर्वेटिव फोर्स। जब भी कोई बॉडी अंडर द कंजर्वेटिव फोर्स मूव करती है तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है, केवल अगर कंजर्वेटिव फोर्स काम कर रहे हैं तो, बाकी नहीं कर रहे हैं तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर दीजिए, सिंपल सा बात है। तो अगर ये हाइट h1 तक जा रहा है, एक दूसरा हाइट h2 तक जा रहा है, हम सिंपली लगाएंगे क्या, हाफ एम वी स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी दी गई और ये टोटल जाकर के किस में कन्वर्ट हो गई, टोटल जाकर के कन्वर्ट हो गई, हाँ अगर सॉलिड स्फीयर है और सिलेंडर है तो हम इतनी एनर्जी नहीं दे रहे क्योंकि ये रोलिंग मोशन है और रोलिंग मोशन में टोटल एनर्जी सभी को पता है कितनी होती है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और उसके लिए एक शॉर्टकट हमने बता रखा है याद करने का। तो टोटल एनर्जी हम देंगे कितनी, क्योंकि रोल करते हुए जा रही है, आगे की तरफ जा रही है v स्पीड से और रोल भी कर रही है, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस सी। ये हमने बताया, सॉरी। तो दोनों बॉडी के लिए यूज करेंगे और ये किस में कन्वर्ट हो गई जाकर के, एम जी एच में। तो यहां से देखें अगर m से m तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो h किसके बराबर आ जाएगा, h आ जाएगा v स्क्वायर 1 प्लस सी, v स्क्वायर 1 प्लस सी और g नीचे आ जाएगा तो 2g। अब आप देखें स्फीयर को भी उतनी स्पीड से फेंका गया, प्रोजेक्ट किया गया, और सिलेंडर को भी, हॉलो सिलेंडर को भी उतनी स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया, तो ये तो दोनों के लिए सेम हो गई, 2g भी सेम हो गई, तो डिपेंडेंसी किस पे आई, c पे। तो हम ये कह सकते हैं h इज प्रोपोर्शनल टू फैक्टर 1 प्लस सी। तो सिंपल हो गया क्वेश्चन। इसका मतलब अब ये हम ये कह सकते हैं कि h1 बाई h2 लिख सकते हैं 1 प्लस c1 बाई 1 प्लस c2, ठीक है। इसका मतलब है ये किसके लिए है, सॉलिड स्फीयर के लिए, और ये किसके लिए, सिलेंडर के लिए। तो 1 प्लस, अब सॉलिड स्फीयर के लिए हम जानते हैं c कितना होता है 2/5, और सिलेंडर के लिए, हॉलो सिलेंडर के लिए, हॉलो सिलेंडर के लिए होता है 1, हॉलो सिलेंडर के लिए होता है, हाँ 1, जो रिंग का होता है वही हॉलो सिलेंडर का होता है, ठीक है। तो ये कहानी हो गई अपनी, 2/5 हो गया, तो ये 1 हो गया, तो कहानी हो गई। ऊपर अगर जोड़ेंगे तो आ जाएगा 7/5, नीचे 2 है तो 7/10, ये आ गया h1/h2। तो हाइट्स हमने सही दिखा रखी है, h1 कम है h2 ज़्यादा है, h1 कम है h2 ज़्यादा है। इसका मतलब है कौन, स्फीयर कम हाइट तक जाएगा, सॉलिड सिलेंडर ज़्यादा हाइट तक जाएगा, हॉलो सिलेंडर ज़्यादा हाइट तक जाएगा। तो ये रेशियो आ गया h1/h2 का, और ये रेशियो आपको क्वेश्चन में दे रखा है इन्होंने n/10, ये रेशियो दे रखा है n/10 और वैल्यू पूछी है n की, कैंसिल हो गया, कुछ नहीं, n की वैल्यू क्या आ गई 7, ठीक। तो ये कंप्लीट पेपर हो गया, आगे और पेपर्स देखते हैं हम लोग। थैंक यू।